ये कहानी काजुया सोमा नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसके माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। इस वजह से उसे अपने दादा के साथ रहना पड़ा। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत के नियम से कोई नहीं बच सका है। ज्यादा समय नहीं बीतता कि सोमा के दादा भी गुजर गए, उसे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर। मरने से पहले दादा ने उससे कहा था कि वो अपना परिवार बसाए ताकि उनके आखिरी पलों में उन्हें लगे कि उन्होंने जिंदगी बहुत खूबसूरत जी है। और ये उसके दादा की आखिरी इच्छा जैसी थी। अब दादा और दादी तो फिर से मिल गए थे, बस सोमा यहाँ पर अकेला रह गया था। उसी समय एक दूसरी दुनिया में एल्फ्रेडन किंगडम बहुत मुश्किल हालात में फंसा हुआ था। वहाँ के नेताओं को समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे निपटा जाए, तो उन लोगों ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसकी किसी को भी उम्मीद तक नहीं थी। उन्होंने हाई लेवल मैजिक के जरिए एक हीरो समन करने की ठानी जो उनकी मदद कर सके। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसका नतीजा क्या होगा। उस देश के मैजिशियन से एक बहुत बड़ा हीरो समनिंग रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। कासल के भीतर से एक तेज रोशनी की किरण आसमान की ओर उठती है जिसने अंधेरी रात को चीरकर रास्ता बना लिया। उससे इतनी भारी पावर्स निकल रही थी कि पूरा इलाका हिलने लगा। उसी समय सोमा अपनी दुनिया में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था क्योंकि वो सिविल सर्वेंट बनने के लिए एग्जाम देने वाला होता है। वहीं पर वो किताबें वापस सेल्फ में रख ही रहा होता है कि अचानक उसके पैरों के नीचे एक स्पेल का जाल बन गया और वो दूसरी दुनिया में खींचा चला गया। ये एल्फ्रेडन के वही मैजिशियन थे जिन्होंने उसे अपने वर्ल्ड में हीरो के रूप में बुलाया था। लेकिन वो मैजिशियन भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जितना वो कंफ्यूज थे उतना ही सोमा भी, क्योंकि एकदम से एक नॉर्मल इंसान से वो एक हीरो बना दिया गया था। कुछ ही देर में सोमा को किंगडम के किंग और क्वीन के सामने ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचते ही वहां बुलाए जाने पर वो काफी नाराज दिख रहा था। वहां के किंग भी शर्मिंदा थे कि वो अपने देश की समस्या खुद ही हल नहीं कर पा रहे और अब उन्हें किसी आउटसाइडर पर निर्भर होना पड़ रहा है। सोमा को महसूस हुआ कि शायद उसका एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उसने कहा कि पहले उसे यहाँ की पूरी स्थिति को समझा दी जाए और उसके बाद ही वो देखेगा कि वो क्या कर सकता है। तो राजा ने बताना शुरू किया कि इस दुनिया में कई प्रजातियां लंबे समय तक आपस में शांति से रहती थी, लेकिन लगभग 10 साल पहले डीमन लॉर्ड की सेना अचानक से डीमन रेल्म से निकल आई जो कि कॉन्टिनेंट की नॉर्थ सिरे पर स्थित है। वहां से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकले और पूरे इलाके में भयानक तबाही मचा दी। ग्रैंड केओस एम्पायर जो अपनी विशालतम टेरिटरी पर गर्व करता था, इस युद्ध का सेंटर बन गया। बहुत सारे देशों ने मिलकर इस संकट से लड़ने के लिए एक अलायंस बनाई, लेकिन ये आसान नहीं था। ये मॉन्स्टर्स बहुत चालाक थे और हराने में बेहद मुश्किल थे। उन्होंने 1/3 टेरिटरी पर कब्जा कर लिया और नॉर्थ के कई देशों को नष्ट करके अपनी टेरिटरी बना ली। वहीं ग्रैंड गेयल एम्पायर जो कि वेस्ट में था, वो डीमन लॉर्ड की सेना को रोकने में नेतृत्व कर रही थी। लेकिन एल्फ्रेडन किंगडम ने बाकी देशों के साथ युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस वजह से ग्रैंड गेयल एम्पायर ने एल्फ्रेडन से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा क्योंकि ये पूरी मानवता की रक्षा का सवाल था। लेकिन एल्फ्रेडन खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था और वो एड मनी नहीं दे सकता था। इसी कारण उन्होंने दूसरी दुनिया से हीरो को समन करने का फैसला लिया। यह सुनकर सोमा गुस्से से भर गया। उसे लगा जैसे किसी अनजान का कर्ज चुकाने के लिए उसे गिरवी रख दिया गया हो। उसने पूछा कि एम्पायर के हाथों में गिरने के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। वो सोच में पड़ गया कि यहाँ हीरो की असली डेफिनेशन क्या है। किसी ने बताया कि हीरो वो होता है जो एक पूरे युग के बदलाव का मार्गदर्शन करता है। अपने पुराने वर्ल्ड में सोमा का प्लान था कि वो लोकल ऑफिसर बनेगा और आराम से जिंदगी गुजारेगा, लेकिन किस्मत ने उसे इस जगह पर ला फेंका जहाँ पर लोग बेहद ही गरीब थे। थोड़ी देर के बाद उसने अपने सिविल सर्वेंट के दिमाग से उसने देश के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की। एल्फ्रेडन को इतना मजबूत बनाना कि वो एम्पायर पर डिपेंड ही ना करे। उसने वेल्दी नेशन और स्ट्रॉन्ग आर्मी की स्ट्रैटेजी सुझाई। वो इतनी शक्ति जुटाना चाहता था कि ये देश अपनी सुरक्षा खुद ही कर सके, लेकिन लोगों को उसकी बातें बहुत ही अनरियलिस्टिक लगती है और उन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन सोमा यहाँ पर एक हीरो था, उसके नाते उन्होंने उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद किंग और ऑफिशियल्स ने देश की सारी किताबें सोमा के सामने रख दी और 3 दिन की लंबी मीटिंग्स के बाद किंग ने अपनी गद्दी सोमा को सौंप दी। नए किंग का चेहरा थका हुआ था और आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे और वो काफी कमजोर था, जैसे कई दिनों से काफी भूखा हो। किंग ने अपनी इकलौती बेटी प्रिंसेस लीसिया की शादी भी उससे तय कर दी। सोमा के किंग बनने की खबर पूरे किंगडम में फैल गई। एल्फ्रेडन आर्मी के 3 मार्क्यूज भी हैरान रह गए। प्रिंसेस लीसिया जो दूर किसी काम में लगी थी, वो घोड़े पर तेजी से कैपिटल लौटी क्योंकि उसे डर था कि उसके पेरेंट्स से थ्रोन छीन लिया गया होगा।
लेकिन उसने वहां पर देखा कि किंग और क्वीन तो आराम से एक दूसरे में मग्न थे। लिसिया गुस्से में थी और डर रही थी कि देश किसी और के हाथों में चला जाएगा। लेकिन किंग ने बताया कि उसे लगता है कि सौमा बेहद ही टैलेंटेड है और इसीलिए उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी है। वो देश के लिए तो इसे मान सकती थी, लेकिन शादी के एंगेजमेंट को मानना उसके लिए मुश्किल था। इसके बाद वो सीधे सौमा से मिलने गई। रास्ते में उसने सोचा कि ये कोई बेकार और आलसी सा आदमी होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची उसने देखा कि सौमा पेपर वर्क के पहाड़ में डूबा हुआ है। सौमा ने उससे पूछा कि क्या वो पढ़ना लिखना जानती है। जब उसने साबित कर दिया कि वो एजुकेटेड है तो सौमा ने उसे अपने असिस्टेंट बनने का प्रस्ताव दिया। वह हैरान थी कि एक प्रिंसेस से ऐसा काम करवाया जाए। सौमा ने कहा कि शादी के मामले में अगर वो चाहे तो एंगेजमेंट कैंसिल कर सकती है, क्योंकि उसने भूखे लोगों के लिए किंगडम के कुछ ज्वेल्स को बेच दिए ताकि देश को रिबिल्ड किया जा सके। इस दुनिया में मॉन्स्टर स्पीसीज को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन मैजिक बेहद ही एडवांस थी। सौमा को मैजिशियन उसकी पावर को चेक करने के लिए ले गए और उसके पास पपेट कंट्रोल मैजिक थी, जिससे वो अपनी कॉन्शियसनेस किसी ऑब्जेक्ट में डालकर उसे कंट्रोल कर सकता था। इससे वो एक साथ कई पेन चला सकता था और पेपर वर्क को जल्दी खत्म कर सकता था। इसके बाद सौमा ने सारे करप्ट ऑफिशियल्स को पकड़कर उनकी संपत्ति जब्त करने की पॉलिसी लागू की। लिसिया पेपर वर्क में मदद करते करते वहीं सोफे पर सो गई थी, तो सौमा उसे सोते हुए जाकर पास से देखता है। लेकिन तभी अचानक वो जाग जाती है और वो काफी शर्मिंदा भी होती है। सुबह होते ही सौमा उसे फील्ड दिखाने ले गया, जहाँ पर कॉटन फील्ड पर बहुत खर्चा हो रहा था। उसने फ्यूचर डेवलपमेंट की प्लानिंग समझाई। वो सोल्जर्स के साथ कैंटीन में सिंपल खाना खाता था ताकि खर्च कम हो। नाइट कैप्टन लुरविन भी इन पॉलिसीज से काफी खुश था, लेकिन सौमा को पैलेस में टैलेंटेड लोग बहुत ही कम मिल रहे थे। बस प्राइम मिनिस्टर मार्क ही उसके कुछ काम आ रहा था। पैलेस में एक डिवाइस था जिससे पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जा सकता था। तो सौमा ने वहां पर एक टैलेंट कॉन्टेस्ट अनाउंस किया, जिसमें विनर्स सीधे ऑफिशियल्स बन सकते थे, जिसमें पार्टिसिपेट होने के लिए वहां के लोग बेहद ही एक्साइटेड हो गए। लिसिया को डर था कि कंट्री रिवाइव होने के बाद सौमा अपने वर्ल्ड लौट जाएगा, इसीलिए उसने उससे शादी करने का मन बना लिया। उस कॉन्टेस्ट में कई लोग आए। डार्क एल्फ वॉरियर एशिया, जिसने अपने फॉरेस्ट के ट्री प्रूनिंग में मदद मांगी और कॉन्क्यूबाइन बनने की पेशकश की। सिंगर यूना, जिसने अपने गाने से सबको रिझा दिया और वो पूरे देश में गाने लगी। वहीं फूड रिवाइवर पोंचो, जिसे उसने पैलेस में जॉब दी। जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट हाकुसा, जिसे उसने मिलिट्री एडवाइजर बनाया और लोग उसे ब्लैक प्राइम मिनिस्टर कहने लगे। बीस्टमैन गर्ल टोमो, जो एनिमल से बात कर सकती थी, लेकिन शौक तब लगा जब पता चला कि वो डीमन ट्राइब से भी बात कर सकती है। ये बात सीक्रेट रखी गई ताकि कोई देश उसे मिसयूज ना कर सके। टोमो और उसके फैमिली को पैलेस में रखने का फैसला किया गया, लेकिन उसने रेफ्यूजी कैंप में अपनी माँ और भाई के पास रहने की इच्छा जताई। सौमा तुरंत आगे बढ़ा और उसे दिलासा दिया। उसने उसे समझाया कि अगर वो राजा की बहन बन जाती है तो उसकी माँ और छोटे भाई के भी संबंध आ जाएंगे राजा से, जिससे वो बिना किसी डर के महल में साथ रह सकते हैं। फिर उसने मार्क को आदेश दिया कि इसे गोद लेने की घोषणा करे। वहीं छोटे खरगोश वाली लड़की को राजा की गाड़ी खींचने वाले घोड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिससे वो लड़की बहुत ही खुश थी। अगले दिन सौमा लिसिया का कमरा उधार लेने पहुंचा ताकि वो कुछ अजीब सी गुड़िया बना सके। उसका अपना कमरा ऑफिसर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। जब नौकरानी ने उसे और लिसिया को कमरे में साथ देखा तो उसने सोचा कि ये दोनों थोड़ा ज्यादा करीब आ गए हैं। ये खबर मिलते ही सौमा और लिसिया तुरंत बाहर निकले पोंचो से मिलने, जो अभी अभी महल लौटा था। पोंचो पूरे साम्राज्य में घूमकर राजा के ऑर्डर पर एक बैग भोजन लेकर आया था। जो बैग वो लाया था वो कोई साधारण नहीं था, उसे शाही खजाने का दर्जा प्राप्त था, क्योंकि इसमें मौजूद कोई भी वस्तुएं बेहद दुर्लभ होती थी। इसके तुरंत बाद सौमा ने सबके देखने के लिए एक स्पेशल कुकिंग शो का आयोजन किया। उसने लोगों को बताया कि साम्राज्य में भोजन की कमी की स्थिति बहुत ही गंभीर है, इसीलिए वो उन्हें ऐसे व्यंजन बनाना सिखाना चाहता था जिनके बारे में वो शायद पहले जानते नहीं थे। जैसे ही पहला पकवान ऑक्टोपस का मांस पेश किया गया, कई लड़कियों के चेहरे डर से भर गए, लेकिन यूना ने बताया कि समुद्री क्षेत्रों के लोग अक्सर ऑक्टोपस खाते हैं। राजा भी एप्रन पहनकर खुद ही रसोई में जाकर अपनी कुकिंग स्किल्स को आजमाने का फैसला किया। सौमा ने ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को पतले पतले टुकड़ों में काटा, उन्हें कुरकुरे बैटर में डुबोकर तला। जैसे ही उसकी खुशबू फैलने लगी, कई लोग अपनी झिझक भूलने लगे और हाथ में भोजन आने पर कुछ देर हिचकिचाहट रही, लेकिन पहला निवाला लेते ही मानो सबकी आंखें फट पड़ी हो। लड़कियों को ये कुरकुरा तला हुआ ऑक्टोपस इतना स्वादिष्ट लगा कि वो खाते ही चली गई। जल्दी लोग खुद भी ऑक्टोपस पकड़कर वैसा ही पकाने का सोचने लगे। अगला पकवान जंगल में पाई जाने वाली एक पौधे की जड़ थी, जिसे बो कहा जाता है। सौमा ने बस इन जड़ों के ढेर पर थोड़ा नमक और चीनी छिड़क दिया और वो एक बेहद ही लजीज डिश बन गया, कुरकुरा और नमकीन। टोमो चाहती थी कि उसकी माँ और उसका छोटा भाई भी इसे चखे, और जब तले हुए टिड्डों का डिश आया तो लगभग सब डर ही गए, लेकिन टोमो ने स्वाद लेकर खाया, क्योंकि बीस्ट ट्राइब में ये आम बात थी।
सौमा को यह जानकर हैरानी हुई कि तलने से पहले इन टिड्डों पर थोड़ा सोया सॉस डाला गया था। जैसे ही उसने एक निवाला लिया उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे धरती वाला सोया सॉस का स्वाद लिए बहुत समय हो गया था। सभी बहुत चकित रह गए जब पोंचो ने एक जेलिन का शव निकाला, क्योंकि उसका शरीर हल्का सा काटते ही पानी में बदलकर गायब हो जाता है। लेकिन पोंचो ने उसकी कोर को बाहरी सतह को नुकसान पहुंचाए बिना तोड़ दिया था। स्लाइम के शरीर को पतले टुकड़ों में काट कर पोंचो ने उन्हें लच्छेदार आकार में काटा और पानी में डालकर नूडल्स की तरह पकाया। ये स्लाइम नूडल्स देखने में कुछ डरावने थे, इसीलिए सबने पहले सौमा को इन्हें चखने के लिए कहा। वो पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बाद में एक कौर लिया और जैसे ही उसने चखा सौमा को ये डिश बेहद ही स्वादिष्ट लगा, जिससे प्रेरित होकर बाकी सभी भी लोग इसे खाने लगे और अंत में सबने मिलकर जेलिन नूडल्स का पूरा बर्तन खत्म कर दिया। लेकिन ब्रॉडकास्ट के समय सीमित होने के कारण सौमा को कुकिंग शो यहीं पर समाप्त करना पड़ा। इस कार्यक्रम की वजह से भोजन की कमी की समस्या कुछ समय के लिए संभल गई। मार्क ने सौमा से अपना गांव लौटने और प्रधानमंत्री का पद हाकुजा को सौंपने की अनुमति मांगी, लेकिन साम्राज्य में जनशक्ति की कमी थी, इसीलिए सौमा ने उसे महल में एक छोटा सा आधिकारिक पद लेने का सुझाव दिया। इसके बाद सौमा आंगन में टहल रहा था जब उसने एशिया और लीसिया को एक साथ अभ्यास करते देखा। उनकी लड़ाई इतनी भयानक थी कि सौमा को डर लगा कि कहीं किला ही ना ढह जाए। देश पहले ही कमी से जूझ रहा था और ऐसी लड़ाई बहुत महंगी पड़ सकती है। दोनों तब तक नहीं रुके जब तक राजा ने ऑर्डर नहीं दिया। आज सौमा की छुट्टी थी तो उसने लीसिया को शहर घूमने का निमंत्रण दिया और एशिया को भी सुरक्षा के लिए साथ आने को कहा। तीनों ने सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स का जैसे वेशभूषा बनाया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, लेकिन सौमा को लगा कि ये ड्रेस एशिया पर फिट नहीं बैठती। चलते चलते एशिया को बहुत भूख लगी तो सौमा ने यूना के कैफे जाने का सुझाव दिया। यूना ने तुरंत ही पहचान लिया कि वो दूसरे भेष में है। उसने बताया कि जेलिन नूडल्स अब ग्राहकों में बेहद लोकप्रिय हो गया है, लेकिन सौमा को वहां पर एक सुंदर महिला को देखकर मुस्कुराते हुए देखकर लीसिया और एशिया को थोड़ा जलन हो रही थी। पहली मुलाकात में लोग एशिया को एक मजबूत एल्फ योद्धा मानते थे, लेकिन अब बस एक अनाड़ी खाने की शौकीन लड़की लग रही थी वो। बातचीत में सौमा को पता चल गया कि इस दुनिया में पुरुष कई पत्नियां रख सकते हैं। लीसिया ने पहली पत्नी होने के नाते सौमा को 7 और पत्नियां रखने की अनुमति दी, इसीलिए एशिया और यूना भी उसकी कॉन्क्यूबाइन बनने की प्लान बनाने लगी। अल्फ्रेडन साम्राज्य के पास 1 लाख से अधिक सैनिक थे, लेकिन राजा केवल आधी सेना पर ही कंट्रोल रखता था, जबकि बाकी 3 मर्क्विक्स के अधीन थी, खासकर ड्यूक कमाया की पैदल सेना। ये तीनों सौमा के राजा बनने के विरोध में थे, जिससे आपसी युद्ध की संभावनाएं बनी हुई थी। उसी दौरान उन्होंने एक कपल को बहस करते देखा। सैनिक हारू ड्यूक कामी के पक्ष में जाना चाहता था, जबकि उसका दोस्त कीड जो शाही सेना में था उसे रोक रहा था। हारू सोचता था कि युद्ध में जाना सबसे अच्छा अवसर होता है, लेकिन कीड को डर था कि बाकी देश इस गृह युद्ध का लाभ उठाकर अल्फ्रेडन पर हमला कर देंगे। सौमा को याद आया कि हाकुजा ने बताया था कि फेडरेटेड स्टेट के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं और पूरे क्षेत्र में कोई भी देश उनके पक्ष में नहीं है। वेस्ट में इडोनिया साम्राज्य हमेशा से आक्रमण के मूड में ही रहता है और वहीं साउथ ईस्ट में यूनियन ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ में डची ऑफ इडोनिया, साउथ वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ टोगीज और समुद्र के पार दक्षिण ईस्ट में 9 हेडेड ड्रैगन का यूनियन है। वेस्ट में डची ऑफ एमोडोनिया के बाद भाड़े के सैनिकों का देश है और दुख की बात यह है कि उनके दोस्त मुल्क की संख्या बिल्कुल शून्य है। सौमा को सिविल वार का खतरा महसूस होता है। हारू ड्यूक कामी के पक्ष में था, क्योंकि वो उन रईसों की संपत्ति की रक्षा कर रहा था जिन्हें सौमा ने जब्त कर लिया था, लेकिन कीड ने बताया कि वो सभी रईस भ्रष्ट थे। तभी सौमा वहां पर पहुंचा। कीड उसे पहचान कर हैरान रह गया, क्योंकि वो अल्फ्रेडन का राजा है, जबकि हारू ने पहले उसे नहीं पहचाना और काफी असम्मान दिखाया। एशिया ने गुस्से में उसे धमकाया और पहचान कराई। सच जानकर हारू इतना डर गया कि उसने खुद को गीला कर लिया। सौमा ने हारू को दोष नहीं दिया, लेकिन समझाया कि अगर वो ड्यूक कामी के साथ गया तो उसे अपने ही दोस्त कीड से लड़ना पड़ेगा। यह सुनकर हारू ने अपना निर्णय बदल दिया। इसके बाद लीसिया ने सौमा की तारीफ की कि उसने स्थिति अच्छे से संभाली, लेकिन सौमा ने कहा कि उसने बस वही कहा जो उसे सही लगा। लीसिया ने उसे अपनी गोद में सिर रखने का प्रस्ताव दिया और थोड़ी झिझक के बाद सौमा ने मान लिया। दोनों ने फ्यूचर के बारे में बात की, लेकिन फिर माहौल चुप्पी में बदल गई। चुप्पी तोड़ने के लिए बॉडीगार्ड ने मजाक किया कि उसे कब तक सोने का नाटक करना पड़ेगा। दोनों इससे बहुत ही शर्मा गए। कुछ दिन के बाद सौमा ने एक गुड़िया बनाई और कठपुतली कंट्रोल तकनीक से उसे चलाया। तभी वहां पर हारू का पिता उससे मिलने आया। उसने कैफे की घटना के बारे में सुना था। उसने हारू की पिटाई की, लेकिन सौमा ने कहा कि बस हल्का मारना, नहीं तो वो वारिस खो देगा, और उसे कीड की टीम में उप कप्तान बना दिया गया। इसके बाद उसने अपनी कठपुतली को एक ग्रुप के साथ भूमिगत शिविरों की खोज के लिए भेजा। वहां उन्होंने कई राक्षसों का सफाया किया, लेकिन एक बैंगनी रंग के राक्षस से सामना हुआ जिससे लड़ना बहुत ही मुश्किल था।
भागते समय कठपुतली गिर गई और बम फेंकने वाले साथी को बचाने के लिए उसने खुद को ढाल बना दिया। बाद में एक लड़की ने कठपुतली को साफ किया और धन्यवाद कहा। नहाते समय लिसिया ने कठपुतली को देखकर कहा कि ये पहले से बड़ी लग रही है। सौमा ने आकार के मुद्दे को नजरअंदाज किया और बस बताया कि उसने इसे सुरंगों में भेजा था। अगले दिन उसने लिसिया और राज्य के अधिकारियों को उनकी मेहनत के लिए काफी धन्यवाद दिया और समुद्र के किनारे शहर वेनेटिनोवा को बनाने का प्लान बताया, जो व्यापार का सेंटर बनेगा। अधिकारियों को उसकी दूरदृष्टि देखकर काफी आश्चर्य हुआ। उसने घोषणा की कि सभी को 5 दिनों की छुट्टी मिलेगी, लेकिन पदक नहीं दिए जाएंगे क्योंकि सादगी की नीति अपनाई गई है। हालांकि शराब की बोतलें लेने की अनुमति होगी। मीटिंग के बाद लिसिया ने पूछा कि क्या सौमा कुछ ज्यादा एक्टिंग तो नहीं कर रहा। उसने माना कि उसने काम थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था, इसीलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था। हालांकि लिसिया यहाँ पर सौमा की सेहत को लेकर काफी चिंतित थी, क्योंकि हाल ही में वो बहुत काम में डूबा हुआ था। सौमा ने मजाक में कहा कि अगर वो मर भी गया तो एल्फ्रेडेन एक और हीरो बुला सकता है। लेकिन जैसे ही सौमा झपकी लेने लगा, लिसिया ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि उसे सिर्फ सौमा की ही जरूरत है, और उसके बाद उसने उसे एक किस किया। अगले दिन सौमा और बाकी सभी लोग साउदर्न कोस्ट की ओर रवाना हुए ताकि नए शहर के निर्माण की शुरुआत की जा सके। लेकिन लुरविन ने उन्हें बताया कि वहाँ के लोकल इस निर्माण का बड़ा विरोध कर रहे हैं। लुरविन ने समझाया कि गांव वाले इस बात से डर रहे हैं कि ऐसा करने से सी गॉड नाराज हो जाएंगे। सी गॉड का जिक्र हुआ तो सौमा को इस पर संदेह हुआ। वो वापस लिसिया के पास गया और पूछा कि क्या इस एरा में सचमुच सी गॉड होते हैं। लिसिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया कि कुछ लोग उन देवताओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो असल में होते हैं। सौमा के साथी भी मानते थे कि ये सब महज एक अंधविश्वास है। सौमा ने एक बूढ़े गांव के प्रमुख से मुलाकात की ताकि ये समझ सके कि वो निर्माण का विरोध क्यों कर रहे हैं। पहली बार में बूढ़े आदमी ने घमंडी और काफी अभिमानी रवैया दिखाया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सामने वाला व्यक्ति राज्य का राजा है, उसके मुंह से बस योर मैजेस्टी निकला और फिर सभी ने गंभीर बातचीत शुरू कर दी। गांव प्रमुख ने बताया कि ये चेतावनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह स्थान अत्यंत खतरनाक है, इसीलिए यहाँ कोई अस्थायी रूप से बचने की हिम्मत नहीं करता। उसने कहा कि ये समुद्री इलाका सी गॉड का क्षेत्र है और जो भी यहाँ पर शहर बनाएगा, सी गॉड एक विशाल लहर से उसे डुबो देगा। सौमा ने गौर किया कि सी गॉड द्वारा बड़ी लहरें लाने की ये घटना सैकड़ों साल पुरानी थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि बूढ़े आदमी के सी गॉड का असल मतलब एक सुनामी है, चूंकि सुनामी के बीच का अंतराल बहुत लंबा हो सकता है और इस एरा के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर भी इस सच्चाई ने सौमा के संकल्प को कमजोर नहीं किया। वो अब भी इस कंट्री का हार्ट यहाँ पर बसाना चाहता था। उसने केवल प्लान में थोड़ा बदलाव किया। पुराने स्थान पर नगर बसाने से यह खतरा था कि किसी दिन वो सुनामी से डूब सकता था। इसीलिए सौमा ने निर्माण स्थल को थोड़ा नॉर्थ की ओर खिसका दिया ताकि शहर सुनामी को सह सके। गांव के बुजुर्गों के अनुभव के आधार पर उसने सुनामी के लक्षण बताए, जैसे कि आने से पहले जमीन का तेज हिलना, जिसे भूकंप कहते हैं। सौमा लगातार ये सब विस्तार में उन लोगों को समझाता रहा। वहां मौजूद लोग चकित थे और कुछ के तो मुंह खुले के खुले रह गए। बाद में सौमा को लगा कि वो थोड़ा ज्यादा बोल गया, तो उसने अपनी बात वहीं पर रोक दी। उसने अंत में ये सीख दी कि जब भी सुनामी का खतरा हो तो स्थानीय लोग तुरंत ऊंचे स्थान पर शरण ले। उसने ये बात भी कहा कि ये चेतावनी जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वहां तक भी पहुंचानी जानी चाहिए। इस दौरान लिसिया और बाकी गार्ड्स चुपचाप सुन रहे थे। वो सौमा की सराहना कर रहे थे कि वो देश निर्माण में कितना मेहनती है। उस दुनिया के लोग अब भी समुद्र में बड़े युद्धपोत बनाने की तकनीक रखते थे, लेकिन उन्हें चलाने वाले बड़े इंजन बनाने में वो बिल्कुल असमर्थ थे। इसीलिए उन्हें समुद्री ड्रैगन को ट्रेनिंग करना पड़ता था, जो इन जहाजों को समुद्र में खींच सके। सौमा के आदेश पर कीड ने शाही सैनिकों की एक टीम को साउथ की ओर भेजा ताकि नए शहर के लिए सड़कें बनाई जा सके। शाही सैनिकों को सड़क बनाते देखकर हारू को बहुत ही दिक्कत हुई, लेकिन सौमा से मिलने पर उसने कुछ भी नहीं कहा। सैनिक काम से थके हुए थे और उन्होंने काम के कपड़ों की बजाय सफेद मजदूर कमीजें पहन रखी थी। जल्दी दोपहर का समय हो गया। हारू ने सौमा के बनाए एक डिश अदरक से ग्रिल किया हुआ मांस का एक कौर लिया और तारीफ की कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है। उसने ये भी माना कि सौमा खाना बनाने में बहुत ही स्किल्ड है। वहीं के ने बताया कि सौमा ने वुल्फ ट्राइब में लोगों को मसाले लाने के लिए भेजा था। इस ऑर्डर ने उस कबीले को रोजगार दिया और राज्य के लोगों को अच्छा भोजन भी मिला, यानी एक तीर से 2 निशाना हो गया। उसने ये भी कहा कि फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें बनाना और नए नए तरह के भोजन बनाने से खाने की कमी में बहुत ही कमी हो गई है। ये सुनकर हारू बहुत ही आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सौमा इतना दूर का सोचता होगा। खाने के बाद हारू ने कहा कि वो थोड़ी देर सोएगा। सौमा ने भी इसका समर्थन किया, ये कहकर कि रेस्ट करने के बाद वो थोड़ा और भी ज्यादा काम कर पाएगा। इसके बाद सौमा और बाकी लोग ग्रामीण सड़क निर्माण का निरीक्षण करने गए। सौमा ने हारू से भी सर्वे में शामिल होने को कहा
और उसे समझाया कि ये नई सड़कें भारी जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले गाड़ियों का भार झेल सकती है। उसने राक्षसों को भगाने वाले पेड़ भी लगाए जो कि ऐसी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है जिन्हें डीमन जंगली जीव पसंद नहीं करते, और ये पेड़ नेचुरल शील्ड की तरह काम करेंगे। लेकिन सौमा ने इन्हें ना तो बहुत घना और ना ही बहुत बड़ा बनाया, बल्कि बहुत ही बैलेंस्ड दूरी पर लगाया ताकि बाकी जानवरों को नुकसान ना हो। सौमा ने जहाजों से ली गई सामग्रियों का इस्तेमाल सड़क के दीपक बनाने में भी किया जो रात में चमकते थे। सब लोग बातें कर रहे थे कि तभी एक मैसेंजर बर्ड एशिया के पास पहुंचा। संदेश पढ़ते ही एशिया बहुत घबरा गई क्योंकि उसके एल्फ विलेज में भूकंप आया था। गांव का आधा हिस्सा और कई एल्फ लोग मिट्टी में दब गए थे। सौमा ने एशिया को दिलासा दिया और तुरंत सैनिकों को उसके गांव बचाव के लिए भेजने का फैसला लिया। एशिया हिचकिचा रही थी, लेकिन सौमा ने कहा कि वो ऐसे पद पर है जहां वो बहुत लोगों को मदद के लिए बुला सकता है, इसीलिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह सुनकर एशिया की आंखों में आंसू आ गए। सौमा ने कहा कि एशिया सैनिकों को गार्जियन फॉरेस्ट ले जाए ताकि बचाव कार्य शुरू हो सके। केन ने तुरंत ही सेना को तैयार किया और लीसिया को शाही कैपिटल भेजा गया ताकि और बचाव दल बुलाया जा सके और हाकुया को राहत सामग्री भेजने का ऑर्डर दिया जा सके। लेकिन एक नई प्रॉब्लम थी, एल्फ विलेज पहुंचने में यहाँ से 2 दिन लगते थे। सौमा ने हारू से पूछा कि क्या कोई ऐसा जादू है जो एक ही बार में लोगों को वहां पर पहुंचा सके। हारू ने शर्मिंदा होकर कहा कि अगर ऐसा होता तो सड़कों की जरूरत ही क्यों पड़ती। घोड़ा गाड़ी से ट्रैवल कर बचाव दल गाँव पहुंचा। सौमा ने एशिया के पिता जो गाँव के प्रमुख थे उनसे मुलाकात की और स्थिति को समझा। सौमा ने बताया कि वो 50 शाही सैनिक लाया है और कुछ दिनों में दूसरा बचाव दल राहत सामग्री लेकर आएगा। प्रमुख ने बताया कि लैंडस्लाइड गांव के पूर्वी हिस्से में हुआ था जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए और 40 से अधिक लोग अभी तक लापता हैं। सौमा ने प्रमुख से कहा कि सही संख्या के लिए सूची बनाए और पहाड़ पर नजर रखे। अगर पहाड़ हिले या कोई अजीब आवाज आए तो तुरंत रिपोर्ट करे। एशिया ने यह जिम्मेदारी ली और उसके पिता ने उसका समर्थन किया। एशिया और उसके दोस्त जंगल के रास्तों से अच्छी तरह परिचित थे। सौमा ने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि फंसे हुए लोगों को बचाए, लेकिन ये भी चेतावनी दी कि वो ज्यादा थकान से बचे और अगर फिर से लैंडस्लाइड के संकेत दिखे तो वो तुरंत पीछे हट जाए। सौमा ने मलबे में खोज के लिए एक लकड़ी का चूहा भेजा जिससे एक व्यक्ति को बचाया जा सका। बचाव पूरा होने के बाद एशिया के पिता ने आभार व्यक्त किया, लेकिन कई लोग बचाव दल के आने के पहले ही मर चुके थे। एक व्यक्ति जिसने लैंडस्लाइड में अपनी पत्नी को खो दिया था, उसने सौमा से कठोर बातें कही, लेकिन सौमा ने उसकी स्थिति को समझा और उस पर गुस्सा नहीं हुआ। एशिया ने बताया कि वो व्यक्ति जंगल में पेड़ों की कटाई का सबसे बड़ा विरोधी था क्योंकि उसे लगता था कि जंगल का एक विशेष मिशन है। कैपिटल लौटते समय एशिया एक चट्टान पर खड़ी होकर थके हुए शाही सैनिकों को देख रही थी जो कई रातों से नहीं सोए थे। सौमा भी अत्यधिक थका हुआ था। लीसिया ने यहाँ पर खुद को दोषी ठहराया, लेकिन सौमा ने कहा कि उसने मदद की है। फिर उसने ये भी कहा कि गलती उसकी है क्योंकि उसने ऐसे स्थितियों के लिए पहले से प्लान नहीं बनाई थी। लेकिन लीसिया ने उसे दिलासा दिया कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कैपिटल पहुंचने पर यूना सौमा के कमरे में उसकी सेहत की चिंता में आई। वो अभी बिस्तर पर लेटे हुए कुछ पेपर्स को देख रहा था। यूना ने पूछा कि क्या वो सो नहीं पा रहा, तो सौमा ने कहा कि उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही है। यूना ने उसे सोने की सलाह दी और लोरी गाकर सुला दिया। इसी बीच 3 ड्यूक आपस में ये बैठक कर रहे थे कि सौमा को राजा माना जाए या नहीं। डचेस वाटर ने कहा कि लोग समृद्ध हुए हैं, इसीलिए वो सौमा का समर्थन करती है, लेकिन ड्यूक कमाया किसी दूसरे वर्ल्ड के व्यक्ति को राजा मानने से इनकार करता है और ड्यूक कैस्टर भी उसके साथ में मिलकर सौमा को हटाना चाहता था। डचेस वाटर गुस्से में खड़ी हो गई और पूछा कि क्या वो सिंहासन का इतना लालची है। ड्यूक ने कहा कि वो तो केवल किंग एनबेक को सिंहासन लौटाना चाहता है। डचेस ने कैस्टर से कहा कि अगर वो हार गया तो वो अपनी पत्नी और बच्चों से संबंध तोड़ ले क्योंकि वो भी उसके परिवार का हिस्सा हैं। कैस्टर की सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम कॉनर था, उसने जिद पकड़ ली कि वो अपने पिता के साथ युद्ध में हिस्सा लेगी। उसके लड़ने का कारण ये था कि सौमा ने किंग एनबेक को सिंहासन से हटा दिया था। साथ ही उनके करीबी राज्य इडोनिया किंगडम के राजा गौसीलिया को यह एहसास हो चुका था कि एल्फ्रेडेन में जल्द ही सिविल वॉर होने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और इसके आगे के पार्ट्स हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।